पहला टॉपिक ग्रेविटेशन का। तो पहले मैं आपको इस चैप्टर का थोड़ा सा इसकी डिविजन्स बता देता हूँ कि किस सीक्वेंस से हम लेकर चलेंगे और इस चैप्टर में किस तरह से डिवीजन हुई हुई है टॉपिक्स की, और कैसे टॉपिक एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है, ताकि एक आपको आइडिया हो जाए कि हमारा सीक्वेंस क्या होगा इस चैप्टर को पढ़ने में। ठीक है। तो सबसे पहले अगर ग्रेविटेशन के बारे में डिस्कस किया जाए तो आपके बारे में आपको क्या पता है ग्रेविटेशन के बारे में? ग्रेविटेशन क्या होती है? Sir, force of attraction of the universe towards any other object. बिल्कुल ठीक है। तो ग्रेविटेशन एक ऐसी फोर्स है जिसे हम क्या कहते हैं कि एक एक यूनिवर्सल फोर्स है और फंडामेंटल भी है, जिससे दो मैसेस के दरमियान में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को क्या किया जाता है, स्टडी किया जाता है। या यूं कह लें कि ये एक फोर्स है जो कि दो बॉडीज जिसके पास मैसेज हों उनके दरमियान में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को कहते हैं। ठीक है। अब ग्रेविटेशन का जो चैप्टर है ना, वो तीन पार्ट्स के अंदर डिस्ट्रीब्यूटेड है। जो पहला पार्ट है ग्रेविटेशन का, उसके अंदर हम क्या क्या पढ़ेंगे? तो सबसे पहले हम ग्रेविटेशन के चैप्टर में पढ़ेंगे लॉ ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशन। तो हमारा जो पहला टॉपिक है इस चैप्टर का वो है लॉ ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशन। और इस लॉ के अंदर हम ये चीज़ जो है वो डिस्कस करेंगे कि ये जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो किन किन चीज़ों पर डिपेंड करती है। ठीक है। उसकी हम डिपेंडेंस के बारे में पढ़ेंगे, हम उसकी नेचर के बारे में पढ़ेंगे, और हम ये देखेंगे कि ये जो फोर्स है किन किन चीज़ों पर डिपेंड करती है और कैसे कैसे चेंज हो सकती है। तो आज का जो हमारा पहला टॉपिक होगा एक्चुअली वो किससे रिलेटेड होगा? लॉ ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशन से, जिसमें हम इस फार्मूले को डिस्कस करेंगे जो फार्मूला है G = M1 M2/R²। फिर हम इस जी को डिस्कस करेंगे कि ये जो कैपिटल जी यहाँ पर मौजूद है, क्योंकि स्मॉल जी के बारे में आप जानते हैं कि वो ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ कहलाती है, लेकिन ये जो कैपिटल जी है जिसे हम ग्रेविटेशनल कांस्टेंट कहते हैं, ये ग्रेविटेशनल कांस्टेंट हमें क्या बताता है? तो जो हमारा इसी के अंदर ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का पार्ट है वो हम डिस्कस करेंगे। ग्रेविटेशनल कांस्टेंट कैपिटल जी, इसकी वैल्यू क्या है, किन चीज़ों पर डिपेंड करता है, ये सारी चीज़ें हमने डिस्कस करनी है। फिर ग्रेविटेशनल कांस्टेंट के बाद हमने इसके बाद पढ़ना है ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ के बारे में, यानी कि स्मॉल जी। इसको हम डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक होगा हमारा ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ। और ये ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ में जो फर्दर टॉपिक्स हैं उनको हम नेक्स्ट पार्ट के अंदर डिस्कस करेंगे, लेकिन फिलहाल यहाँ पर हम ये समझ लेंगे कि ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ क्या है, जिसको हम इस तरह से लिखते हैं कि फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन पर यूनिट मैथ्स। ठीक है, इस चीज़ को हम डिस्कस करेंगे। और उसके बाद इसी पार्ट में लास्ट में हम ये चीज़ डिस्कस करेंगे कि ग्रेविटेशनल फील्ड किस तरह से एक बॉडी से दूसरी बॉडी के ऊपर अप्लाई होती है। तो उससे रिलेटेड जो ग्रेविटेशनल फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टीज हैं उनको हम डिस्कस करेंगे। ग्रेविटेशनल फील्ड लाइंस, गो कि ये इमेजिनरी लाइंस हैं, लेकिन ये इमेजिनरी लाइंस की क्या प्रॉपर्टीज होंगी इसको हम डिस्कस करेंगे आउटसाइड द स्फेयर एंड इनसाइड द स्फेयर। जो दूसरा इस चैप्टर का पार्ट होगा वो एक्चुअली वैल्यू ऑफ जी से रिलेटेड है, जो कि ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ को हम जब पढ़ लेंगे तो हमें ये समझ आ जाएगा कि ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ या वैल्यू ऑफ जी या ग्रेविटी क्या चीज़ है। तो फिर इस ग्रेविटी को हम डिफरेंट पोजीशंस पर ऑब्जर्व करेंगे। जैसे सबसे पहले हम कैलकुलेट करेंगे कि ये वैल्यू ऑफ जी जो होती है ये सरफेस पर क्या होती है, और सरफेस किसकी? अर्थ की। ऑन सरफेस ऑफ अर्थ। तो सबसे पहले हमने वैल्यू ऑफ जी को सरफेस ऑफ अर्थ पे कैलकुलेट करना है, और उसके लिए जो फार्मूला यूज़ होगा उसकी वैल्यू किस तरह से फाइंड आउट की जाएगी, और ये वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर कैसे आती है, और कौन कौन से वेरिएबल्स चेंज करने से ये वैल्यू चेंज हो जाती है, इस चीज़ को हम डिस्कस करेंगे। फिर हम ये देखेंगे कि अगर इस में वेरिएशन आए तो वो वेरिएशन किस किस वजह से आता है। तो मेनली वो वेरिएशन एक्चुअली एल्टीट्यूड की वजह से आता है। तो हम इसमें वेरिएशन ऑफ जी विद एल्टीट्यूड को डिस्कस करेंगे, और इसको हम ड्राइव करेंगे, इसकी मैथमेटिकल एक्सप्रेशन बनाएंगे जिससे हमें किसी भी एल्टीट्यूड पर जब वैल्यू ऑफ जी फाइंड आउट करनी हो तो हम उसको कैलकुलेट कर सकें। तो ये आपका होगा। फिर उसके बाद हम इसमें डिस्कस करेंगे पोटेंशियल एनर्जी के बारे में, और वो पोटेंशियल एनर्जी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी होगी। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, सबसे पहले हम ग्रेविटेशनल पोटेंशियल को देखेंगे, और उस ग्रेविटेशनल पोटेंशियल के बाद हम इस
ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी को डिस्कस करेंगे। यानी कि अगर आपको ग्रेविटेशनल पोटेंशियल का पता चल जाएगा तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी को डिस्कस करेंगे। और ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, और जब ये ग्रेविटेशनल पोटेंशियल और ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी हमें दोनों पता चल जाएंगे, उनका रिलेशन देखेंगे, और हम इसमें एब्सोल्यूट ग्रेविटेशनल पोटेंशियल को कैलकुलेट करेंगे, जो कि आपकी एक डेरिवेशन है इसके अंदर और लॉन्ग में आती है पेपर के अंदर। तो एब्सोल्यूट ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, ये आपने क्या करना है, इसमें डिस्कस करना है। तो ये दूसरा पार्ट हो गया। फिर तीसरे पार्ट में इस चैप्टर को इन्होंने क्लासिफाई किया हुआ है सैटेलाइट्स से रिलेटेड। तो सबसे पहले तो आप ये पढ़ेंगे कि सैटेलाइट्स क्या होती हैं, और सैटेलाइट्स में टाइप्स होंगी जी, नेचुरल और आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स। उन सैटेलाइट्स को हम डिस्कस करेंगे कि नेचुरल और आर्टिफिशियल सैटेलाइट में क्या फ़र्क है, और ये सैटेलाइट होती क्या है, नेचुरल एंड आर्टिफिशियल सैटेलाइट। फिर इस आर्टिफिशियल सैटेलाइट से रिलेटेड एक टॉपिक आपका जो है वो बड़ा इम्पोर्टेंट, जिसे हम जियो स्टेशनरी सैटेलाइट कहते हैं, उसको हम डिस्कस करेंगे, क्योंकि उससे रिलेटेड अक्सर पेपर में लॉन्ग क्वेश्चन जो है वो आपकी जियो स्टेशनरी ऑर्बिट का आ जाता है, कि जियो स्टेशनरी सैटेलाइट के जो ऑर्बिट्स होते हैं उसकी हाइट क्या होती है, ठीक है, उसका रेडियस क्या होता है। तो जियो स्टेशनरी सैटेलाइट को हम डिस्कस करेंगे, और इससे रिलेटेड इसका जो रेडियस ऑफ ऑर्बिट है या उसकी हाइट है उसको हम कैलकुलेट करेंगे, उससे रिलेटेड आप उसकी स्पीड भी निकाल सकते हैं। और लास्ट में हम ऑर्बिटल वेलोसिटी को भी डिस्कस करेंगे। तो यानी कि अगर देखा जाए तो ये जो आपका चैप्टर है वो इस तरह से क्लासिफाई हुआ हुआ है तीन मेन पार्ट्स के अंदर, ठीक है। अब टाइम को ज़ाया किए बगैर हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं किसको, लॉ ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशन। अब देखिए, इस लॉ ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशन में हमने यही चीज़ डिस्कस करनी है कि जो हमारे पास फोर्स है, फोर्स ऑफ ग्रेविटी या ग्रेविटेशनल फोर्स, वो किस तरह से दो मैसेज पर अप्लाई होती है, और क्या ये फोर्स अट्रैक्टिव के साथ साथ रिपल्सिव भी होती है, या फिर मीडियम डिपेंडेंट होती है, या फिर इसके क्या क्या फैक्टर्स हैं जिसको हमने यहाँ पर क्या करना है, डिस्कस करना है। तो सबसे पहले हम इसकी लिख लेते हैं स्टेटमेंट। न्यूटन्स लॉ ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशन, ये बिल्कुल ऐसी है जैसे आपने फर्स्ट ईयर के अंदर कूलम्स लॉ पढ़ा होगा। तो वो कूलम्स लॉ था चार्जेस के लिए, और ये न्यूटन्स लॉ ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशन जो है वो किसके लिए है, मैसेस के लिए। तो इसकी स्टेटमेंट ये है कि एवरी mass in the universe attracts the other mass, universe attracts the other mass with a force, with a force, और वो फोर्स क्या है, विच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ mass, proportional to the product of masses, and inversely proportional to the square of distance between their center, distance between their centers, ठीक है, एक सेंटर से दूसरे सेंटर की तरफ। अब ये आपके पास क्या है, इसकी स्टेटमेंट है। अब इस स्टेटमेंट में अगर आप मेन मेन बातें पढ़े ना, तो वो यही है कि जो फोर्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, प्रोडक्ट ऑफ मैसेस के, और वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस के। ये दो मेन बातें हैं जो कि इस स्टेटमेंट के अंदर मौजूद है। और एक और स्टेटमेंट की ये इंपॉर्टेंट बात है कि ये जो फोर्स होगी ये हर मैच दूसरे मैच पर जब अप्लाई करेगा तो वो फोर्स होगी सिर्फ अट्रैक्टिव। जैसा कि हमने कूलम्स लॉ में ये बात पढ़ी थी कि एवरी चार्ज
विल अट्रैक्ट और रिपेल अनदर चार्ज। तो ये नेचर ऑफ चार्ज पे डिपेंड करता था कि अगर सिमिलर चार्जेस है तो रिपेल करेंगे और ऑपोजिट चार्जेस है तो वो अट्रैक्ट करेंगे, लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं है, रिपल्शन का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। सिर्फ और सिर्फ दो बॉडीज एक दूसरे को क्या करेंगी, अट्रैक्ट करेंगी। अब लेट्स से यहाँ पर हमारे पास दो बॉडीज हैं, एक बॉडी का मास है m1 और दूसरी बॉडी का मास है m2। इन दोनों के दरमियान का डिस्टेंस है r। तो हम देखते हैं कि जब ये दो बॉडीज को हम ऑब्जर्व करते हैं तो ये दोनों बॉडीज एक दूसरे पर फोर्स लगा रही हैं, और उस फोर्स को हम फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन कहते हैं। कि ये फोर्स पहली बॉडी दूसरे पर जब लगाएगी तो दूसरी बॉडी पहले पर भी उतनी ही फोर्स लगाएगी जितनी फोर्स पहली वाली ने दूसरे पे लगाई थी। क्यों? क्योंकि थर्ड लॉ ऑफ मोशन है, ये फोर्स ऑफ म्यूचुअल फोर्स भी कहलाती है। तो यहाँ पर आपको पता चलता है कि दो बॉडीज के दरमियान में एक फोर्स है, और वो फोर्स इनके प्रोडक्ट ऑफ मैसेस पे डिपेंड कर रही है। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि जब हम बात करते हैं कि भाई फोर्स किन चीज़ों पर डिपेंड करती है, तो मैथमेटिकली इस चीज़ को हम इस तरह से लिखते हैं कि जो फोर्स आपके पास है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, फोर्स ऑफ ग्रेविटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है m1 m2। इसका मतलब इन दोनों मैसेस के प्रोडक्ट पर। अब अगर इनमें से एक भी मैस मिसिंग होगा तो हम कहेंगे वहां पर कोई फोर्स एग्जिस्ट नहीं करती। इसका मतलब फोर्सेस के होने के लिए दो मैसेस का होना जरूरी है, सिंगल मैस ग्रेविटेशनल फोर्स क्रिएट नहीं कर सकता। आपको अगर उस मैस की फोर्स को ऑब्जर्व करना है तो दूसरा मैस उसकी फील्ड में लेके जाना पड़ेगा, तभी जाके आपको पता चलेगा कि वहां पर कोई फोर्स एग्जिस्ट करती है, जो फोर्स दूसरे मैस को इन्फ्लुएंस कर रही है और अपनी तरफ क्या कर रही है, अट्रैक्ट कर रही है। तो इससे रिलेटेड अभी हम आगे डिस्कस करेंगे कि कैसे मैसेस के हिसाब से फोर्स चेंज हो जाती है। लेकिन याद रखें कि फोर्स जो है वो इन दोनों के प्रोडक्ट से चेंज होगी। हम कहें कि अगर कोई इन दोनों में से एक मास भी इंक्रीज हो रहा है, लेट से मैं कहता हूँ एक बॉडी का मास है 1 kg और दूसरे बॉडी का मास है 1 kg, तो यहाँ पर जो आपके पास फोर्स है वो 1 न्यूटन के करीब आ जाती है, या मैं 1 यूनिट कह देता हूँ। अब दूसरी केस के अंदर एक बॉडी का मास 1 kg है लेकिन दूसरे का 2 हो जाता है। तो अब ये नहीं है कि क्योंकि सिर्फ एक ही बॉडी का मास बढ़ा है तो फोर्स नहीं चेंज होगी, अभी भी फोर्स चेंज होगी। ठीक है। लेकिन अगर ऐसा हो कि हमारे पास जो दोनों बॉडीज हैं और दोनों बॉडीज का मास क्या हो जाए, इंक्रीज, तो ऑब्वियसली इनके दरमियान में फोर्स और इंक्रीज हो जाएगी। यही बात तो हमने पढ़ी है कि प्रोडक्ट ऑफ मास अगर बढ़ेगा तो जो फोर्स है वो भी क्या होगी, इंक्रीज होगी। लेकिन अगर ये प्रोडक्ट इंक्रीज नहीं होता किसी भी तरह से तो फिर फोर्स पे कोई इफेक्ट नहीं आएगा। आगे जाके इसको डिस्कस करते हैं अभी। तो पहली बात तो ये हो गई कि फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है प्रोडक्ट ऑफ मैसेस के। दूसरी इसके अंदर जो स्टेटमेंट के हिसाब से हम मैथमेटिक्स लिख सकते हैं वो ये है, जो जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस पे डिपेंड करती है। जैसे जैसे डिस्टेंस इंक्रीज होगा वैसे वैसे आपकी जो फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन है वो क्या होगी, डिक्रीज होगी। और ये कॉन्सेप्ट ऐसे ही है कि जब हम डिस्टेंस की बात कर रहे होते हैं कि डिस्टेंस इनके दरमियान में बढ़ रहा है, तो ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे आपके पास दो मैग्नेट्स होते हैं। तो मैग्नेट्स की सिर्फ अट्रैक्शन फोर्स को अगर हम ऑब्जर्व करें तो वो भी बिल्कुल ऐसी है कि ये मेरे पास नॉर्थ है और ये आपके पास क्या है, साउथ है। ठीक है। तो नॉर्थ और साउथ एक दूसरे को क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। अब अगर इनके दरमियान की डिस्टेंस को मैं बढ़ा दूं, तो जब मैं डिस्टेंस को बढ़ाऊंगा तो ऑब्वियसली डिस्टेंस बढ़ने की वजह से अब ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उतनी नहीं होगी जितनी पहले मौजूद थी। वजह क्या है, क्योंकि अब यहाँ पर डिस्टेंस क्या हो चुका है, इंक्रीज हो चुका है। ये डिस्टेंस अगर डी था तो ये डिस्टेंस डी प्राइम है। यहाँ पर आपके पास फोर्स एफ थी तो ये फोर्स एफ प्राइम है और पहले के मुकाबले में क्या है, कम है। तो हम लिखेंगे एफ प्राइम इज लेस देन एफ। वजह क्या है, क्योंकि डी प्राइम इज ग्रेटर देन डी। तो आप देखें रिलेशन इनवर्स हो गया ना। लेकिन यहाँ पर ये बात जो है वो इस तरह नहीं लिखी हुई कि हम फोर्स को, अगर मैं कहूँ कि लेट्स से, इससे रिलेटेड मैं आपसे भी एक क्वेश्चन पूछूंगा क्योंकि आपने ये बात पढ़ी हुई होगी। तो अगर मैं ये जो मैंने फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन लिखा है, इसमें अगर मैं फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन को इस तरह से एक्सप्लेन करता, तो मुझे बताएं क्या ये फिजिकली करेक्ट था कि डिस्टेंस के बढ़ने से फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन कम होगी? Yes, but it is missing the factor square that is indicating that the increase in the 1 meter in force will like उसको दो गुना डिक्रीज करेगा फोर्स। मतलब लाइक जैसे रेडियस में अगर 1 मीटर का इंक्रीज होगा तो फोर्स उसके ज्यादा दो गुना डिक्रीज होगा। फोर्सेस 2 गुना ज्यादा डिक्रीज होगा? नहीं, वो तो इंक्रीज होने की बात कर रहा है ना। अगर डिस्टेंस इंक्रीज होगा तो फोर्स डिक्रीज होगी। ठीक है ना।
अब यहां पर जो बात है वो दोनों में कह तो सेम ही रहा है, ठीक है ना, दोनों बातें सेम है ना। अगर आप देखें, ये भी तो यही कह रहा है, डिस्टेंस बढ़ेगा फोर्स कम होगी। यहां पर भी यही कह रहा है, डिस्टेंस बढ़ेगा फोर्स कम होगी, ठीक है ना। अब फैक्टर्स अगर आप इन्वॉल्व करें कि सर डिस्टेंस अगर डबल होगा, यानी कि अगर डिस्टेंस को आप 2 टाइम्स बढ़ाएंगे तो जो फोर्स है वो 4 टाइम्स कम हो जाएगी, ये बात बिल्कुल सही है, ठीक है ना। लेकिन अगर फिजिकल इसकी मीनिंग देखा जाए तो दोनों बातें तो सेम ही कर रहे हैं कि डिस्टेंस के बढ़ने से फोर्स क्या होती है, कम होती है ना। और यहां पर भी हमने यही बात लिखी, इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस। क्वेश्चन ये है कि यहाँ पर हमें स्क्वायर लगाने की जरूरत क्या थी। हम अगर सिंपल आर भी यूज करते तो सेंस तो तब भी यही बनता ना कि डिस्टेंस के बढ़ने से फोर्स क्या हो रही है, कम हो रही है, ठीक है ना। लेकिन फिर भी हमने आर स्क्वायर लगाया। तो आपको पता है इसको आर स्क्वायर को क्यों लगाते हैं हम यहाँ पर, और इसे आर स्क्वायर को लगाने का रीजन ये होता है कि यहाँ पर हम कहते हैं कि ये जो लॉ है इस लॉ को कहा जाता है इनवर्स स्क्वायर लॉ, ठीक है ना। ये बात इनवर्स स्क्वायर लॉ को आपने यूनिवर्स जो आपका कूलम्स लॉ था उसमें भी पढ़ी होगी। और बहुत सारी जगहों पे इनवर्स स्क्वायर लॉ लगाया जाता है। इनवर्स स्क्वायर लॉ एक्चुअली यही है कि कोई चीज़ जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है स्क्वायर ऑफ दैट क्वांटिटी, उसे हम इनवर्स स्क्वायर लॉ कहते हैं। लेकिन पर्टिकुलरली ग्रेविटेशन में इसकी ज़रूरत क्यों पेश आई थी, तो इसका क्या आंसर होगा? सर इसकी मैग्नीट्यूड का जिक्र करने के लिए हम्म? कि ये ऐसे लाइक ग्राफ कर्व से डिक्रीज होता है। हाँ, कर्व से तो डिक्रीज होता है बिल्कुल, वो तो इसी इक्वेशन को मैं स्टेटमेंट के तौर पर यहाँ पे अगर डिफाइन करूँ ना कि ग्रेविटेशनल फोर्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल है आर स्क्वायर के, तो यहाँ पर जब मैं ग्राफ बनाऊंगा तो वो ग्राफ ऐसे कर्व्ड होगा, ठीक है ना। और ये ग्राफ कर्व्ड इसी तरह से शो हो रहा है कि जैसे जैसे आपका डिस्टेंस बढ़ रहा है तो फोर्स आपकी जो है वो डिक्रीज हो रही है, लेकिन इनका रिलेशन लीनियर नहीं है, इस वजह से ये ग्राफ जो है वो कर्व्ड आ रहा है। तो ये तो इसकी स्टेट मतलब इस मैथमेटिक्स को ही आप ग्राफिकली क्या कर देते हैं, शो कर देते हैं, ठीक है ना। अगर ये सिंपल होता एफ जी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर तो ये कर्व्ड इतना ज़्यादा स्टीप ना होता, उसे हम जेंटल स्टीप रखते बिल्कुल उसी तरह जैसे बॉयल्स लॉ में और एडियाबैटिक जो आपका कर्व होता है और आइसोथर्मल का कर्व होता है दोनों डिफरेंट होता है। देखिए इसका रीज़न मैं आपको बता देता हूँ। रीजन ये है कि हर उस जगह जहां पर आपके पास फील्ड से रिलेटेड बात हो रही होती है, अब फील्ड चाहे वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड हो, ग्रेविटेशनल फील्ड हो, या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड हो, हर उस जगह जहां फील्ड मौजूद होगी ना वहां पे डिस्टेंस का रिलेशन फोर्स के साथ कभी भी लीनियर नहीं होगा। और रीजन क्या है? रीजन ये है कि जब हम ग्रेविटी की बात कर रहे होते हैं तो ग्रेविटी 2 डायमेंशनल नहीं होती, बल्कि ग्रेविटी क्या होती है, 3 डायमेंशनल होती है। इसी तरह जब मैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड की बात करूंगा कि एक चार्ज है, तो दूसरे चार्ज पे जब ये फोर्स अप्लाई हो रही है तो क्या चार्ज सिर्फ लीनियर फोर्स अप्लाई करता है? चार्ज तो हर तरफ है, हर जगह फील्ड अप्लाई करेगा और 3 डायमेंशनल होगी। तो इसका मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड भी क्या है, वो 3 डायमेंशनल है, इसी वजह से वहां पर भी इनवर्स स्क्वायर लॉ यूज होता है। इसी तरह से आपके घर में अभी जो लाइट जल रही होगी तो वो लाइट क्या एक ही डायरेक्शन में लाइट को स्प्रेड कर रही है, वो तो हर डायरेक्शन में कर रही है। और अगर हर डायरेक्शन में कर रही है इसका मतलब वो 3 डायमेंशनली स्प्रेड आउट कर रही है। तो हर उस जगह जहां पर फील्ड होगी उस फील्ड की वजह से स्प्रेड होने वाली जो आपके पास फोर्स है उसे हम इनवर्स स्क्वायर लॉ से शो करते हैं, ठीक है। तो यहां पर आप इसको एफ जी 1/r से शो नहीं कर सकते। रीजन यही है कि फील्ड जो होती है वो एक डायरेक्शन में नहीं बल्कि 3 डायमेंशनली क्या करती है, मूव करती है। क्वेश्चन का आंसर समझ आ गया? यस सर। ठीक है, अच्छा। अब इन दो को अगर हम कंबाइन करें तो जब हम इन दोनों इक्वेशंस को या एक्सप्रेशंस को कंबाइन करते हैं तो हमारे पास एफ जी एज इट इज आ जाता है, प्रोपोर्शनल का टाइम एज इट इज आ जाता है, M1 M2 न्यूमरेटर में है और आर स्क्वायर डिनोमिनेटर में है, तो मैंने एज इट इज लिख दिया। तो वो मैंने क्या किया है कि कंबाइनिंग बोथ एक्सप्रेशंस, कंबाइनिंग बोथ एक्सप्रेशंस, तो हमें ये एक एक्सप्रेशन मिल गई। अब इस एक्सप्रेशन में प्रोपोर्शनल का साइन जब हम हटाते हैं तो ये प्रोपोर्शनल का साइन हटने के बाद कांस्टेंट आ जाता है एंड दैट कांस्टेंट इज कैपिटल जी, जिसे हम ग्रेविटेशनल कांस्टेंट कहते हैं। और ये जो हमारे पास फार्मूला बन गया यहाँ से, इस फार्मूले को हम कहते हैं न्यूटन्स यूनिवर्सल ग्रेविटेशन लॉ। और ये जो फोर्स है इसे हम फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन कहते हैं। जो आपको उस इक्वेशन जो स्टेटमेंट हमने लिखी उस स्टेटमेंट की एक मैथमेटिक्स है।
और आप देखें कि जितनी भी हम फिजिक्स पढ़ते हैं, उस फिजिक्स के अंदर हम एक्चुअली तमाम अपने एक्सपीरियंसेस और ऑब्जर्वेशन को क्या करते हैं, हम मैथमेटिकल फॉर्म ही तो देते हैं। और उस मैथमेटिकल फॉर्म देने का रीज़न क्या होता है कि हमें इसका मतलब समझ आ जाए, या वो जनरलाइजेशन हो जाए कि कैसे हम इस जो लॉ को जनरलाइज कर सकते हैं। अब यहाँ पर जो कैपिटल जी है, इस कैपिटल जी को हम कहते हैं ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। और इसकी जो वैल्यू है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब हम कंपैरिजन कर रहे होते हैं कूलम्स लॉ का यूनिवर्सल ग्रेविटेशन लॉ के साथ, तो यही वैल्यू है जो कि उसके दरमियान डिफरेंस क्रिएट करती है। तो 6.67 एक्सपोनेंट -11, और इसकी यूनिट क्या बनती है, न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम स्क्वायर। कि यूनिट कैसे बनी है, तो इस यूनिट को हम यहाँ पर एक्सप्लेन कर लेते हैं कि अगर मैं इसी फार्मूले से कैपिटल जी को आइसोलेट करूं, तो कैपिटल जी का फार्मूला बनेगा ग्रेविटेशनल फोर्स आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय m1 m2। तो यहाँ पर जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो है न्यूटन, आर जो है वो है मीटर स्क्वायर, और m1 m2 मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा, हाँ सॉरी मैंने कूलम लिख दिया यहाँ पर, किलोग्राम का स्क्वायर है, ठीक है, किलोग्राम का स्क्वायर। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, किलोग्राम का स्क्वायर, न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन किलोग्राम स्क्वायर। अब सोचें कि यहीं से अगर मुझे इसकी डायमेंशन लिखनी हो तो क्या लिखूंगा इसकी डायमेंशन, कैपिटल जी की डायमेंशन क्या होगी। तो देखिए, डायमेंशन लिखने के लिए न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन किलोग्राम स्क्वायर को अगर आप पहले एसआई यूनिट्स, एसआई बेस यूनिट्स में लिख लें, तो एसआई बेस यूनिट्स के बाद आपको डायमेंशन लिखना आसान हो जाती है, ठीक है ना। तो वो किस तरह से हम लिखते हैं एसआई बेस यूनिट्स, तो मैं आपको भी लिखकर बता देता हूँ। तो सबसे पहले अगर आप इसमें से न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन किलोग्राम स्क्वायर है ना, न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन किलोग्राम स्क्वायर, तो न्यूटन किसके बराबर होता है एसआई बेस यूनिट में, ये होता है किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर के, याद है ना, एफ इज इक्वल्स टू एम ए से हम यही फार्मूला बनाते हैं। फिर मीटर स्क्वायर एज इट इज है, और फिर किलोग्राम स्क्वायर एज इट इज है। अब जरा सॉल्व करें, ये किलोग्राम ये स्क्वायर से कैंसिल होगा और 1 किलोग्राम ऊपर चला जाएगा, तो क्या लिखा जाएगा, पर किलोग्राम। मीटर मीटर से मल्टीप्लाई करके क्या हो जाएगा, मीटर क्यूब, और s-2 एज इट इज है। अब मुझे बताया डायमेंशन लिख सकते हैं इसकी, किलोग्राम Yes, sir. मैस है, तो मैस की डायमेंशन कैपिटल एम होती है, मीटर लेंथ डायमेंशन एल है क्यूब, और सेकेंड टाइम डायमेंशन क्या है t-2। तो इसका मतलब यहाँ हुआ कि जो डायमेंशन ऑफ ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है वो क्या है, m l³ t-2। यहाँ तक क्लियर है बात। Yes, sir. तो Yes, sir. ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, जी जी पूछे। ये जो ग्रेविटी जी है, स्मॉल जी, जी और जी। ये एफ जो है, फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन, इनमें फर्क है? जी जी बिल्कुल फर्क है। जो जी है ना, स्मॉल जी, वो एक्सिलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है। जो फोर्स एक्चुअली आप प्रोड्यूस करते हैं किसी भी बॉडी पर, तो वो फोर्स जब किसी भी बॉडी को जमीन की तरफ अट्रैक्ट कर रही होती है, तो जिस एक्सिलरेशन से वो बॉडी एक्सिलरेट करके जमीन की तरफ जाती है उसे हम फोर्स ऑफ एक्सिलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कहते हैं, ठीक है। और जिस फोर्स की वजह से ये हो रहा होता है उसे हम ग्रेविटेशनल फोर्स कहते हैं। ये बिल्कुल ऐसी है ना, सेकंड लॉ मोशन आपने क्या पढ़ा, एफ इज इक्वल्स टू एम ए। तो आपने इसमें क्या पढ़ा, एक्सिलरेशन डिपेंड करता है किसके ऊपर, फोर्स के ऊपर। ये क्लियर है ना। यस सर। सोचें यही एक्सेलरेशन अब क्या हो, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, तो फिर फोर्स क्या होगी, फोर्स ऑफ ग्रेविटी। बात समझ आ गई। तो इसका मतलब यहाँ यस। जो फोर्स ऑफ, ये जो ग्रेविटी है, ये एक्चुअली किस पे डिपेंड कर रही है, ग्रेविटेशनल फोर्स पे डिपेंड कर रही है, ठीक है। यस सर, समझ तो आ इस गया। चीज को अभी हम जब ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ का टॉपिक पढ़ेंगे ना, उसमें हम इसको एक्सप्लेन करेंगे अच्छे तरीके से, ठीक है। तो फिर आपको ये ग्रेविटी के बारे में और ज्यादा पता चल जाएगा। यहाँ तक क्लियर है बात। यस सर। अच्छा, अब आ जाए कि हम इस जो फार्मूला हमने पढ़ा, उस फार्मूले को हम जरा यूज करते हैं डिफरेंट फैक्टर्स के जरिए। पहला फैक्टर ये कि इफेक्ट ऑफ मास ऑन ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है। तो लेट से मेरे पास दो बॉडीज हैं, एक का मास है m1 और दूसरे का मास है m, या इन दोनों को हम m से शो कर देते हैं। ये मास है कैपिटल M और ये भी मास है कैपिटल M।
इनके दरमियान का डिस्टेंस है डी। तो इनके दरमियान में फोर्स मैं कह देता हूं एफ है। ठीक हो गया। अब नेक्स्ट केस में ये हुआ कि एक बॉडी का मास वही था लेकिन दूसरी बॉडी का मास डबल हो गया, और आपको नजर आ रहा है कि डिस्टेंस चेंज नहीं किया मैंने। तो अब आप देखें, क्योंकि हम ऊपर पढ़ क्या रहे हैं, इफेक्ट ऑफ मास ऑन ग्रेविटेशनल फोर्स। तो मास अगर एक बॉडी का डबल हो गया है, तो जब हम इसका प्रोडक्ट लेंगे तो जाहिर सी बात है इस बॉडी के साथ तो कोई नंबर नहीं लिखा हुआ, तो यहां पर अगर कुछ नहीं लिखा हुआ तो वन है, टू वन सा क्या हो जाएगा, टू। बाकी तो सब कुछ वही रहेगा ना। इसका मतलब यहां पर फोर्स क्या हो जाएगी, पहले के मुकाबले में twice. ट्वाइस हो जाएगी। सही है। इसी तरह से अब अगर दोनों बॉडीज का मास क्या हो जाए, डबल, लेकिन डिस्टेंस अभी भी वही है, अब फोर्स कितने टाइम्स हो जाएगी, 4 times. फोर टाइम्स हो जाएगी। और फिर इसी तरह से एक बॉडी के मास को मैं कम कर देता हूं और दूसरे बॉडी के मास को मैं थ्री टाइम्स कर देता हूं, डिस्टेंस अभी भी वही है, तो अब फोर्स कितनी हो जाएगी, 3 times. थ्री टाइम्स। यहां तक बात समझ आ गई। Yes, sir. एक क्वेश्चन का मुझे आंसर दें। क्वेश्चन ये है कि दो बॉडीज हैं जिन बॉडीज में एक बॉडी का मास फोर टाइम्स हो जाता है, और एक बॉडी का, सॉरी, जो मास है m1 वो 4m है, और जो दूसरी बॉडी है ना उसका मास फोर टाइम्स कम हो जाता है। तो बताएं इन दोनों के दरमियान में फोर्स क्या होगी। Same रहेगी. सेम रहेगी। क्यों? क्योंकि जब हम इसका प्रोडक्ट लेंगे तो प्रोडक्ट के अंदर आपने क्या लिखना था, m1 और m2। तो मैंने आपसे कहा था जब तक ये प्रोडक्ट नहीं बढ़ेगा, जब तक फोर्स पे कोई इफेक्ट नहीं आएगा। तो यहां पर जब फोर्स से ये फोर कैंसिल होगा तो फोर्स क्या रहेगी, वही रहेगी। अब आ जाए डिस्टेंस पर। इफेक्ट ऑफ डिस्टेंस ऑन फोर्स ऑफ ग्रेविटी। अब यहां पर हम ये करते हैं कि मैसेज तो सेम है, ठीक है, और डिस्टेंस है डी। इनके दरमियान में जो फोर्स है, लेट से वो मैं कह देता हूं है एफ। ठीक है। अब ये होता है कि मैथ्स को मैंने डिस्टर्ब नहीं किया, मैथ्स वही है, और मैं अभी ये करता हूं कि डिस्टेंस को इसके अंदर कर देता हूं डबल। तो जब मैंने डिस्टेंस को डबल किया, फोर्स क्या हो जाएगी, 1/4. वन फोर्थ। यहां पर फोर्स हो जाएगी रिड्यूस होकर फोर टाइम्स इसमें रिड्यूस हो जाएगी। इसी तरह अब अगेन मैसेज मेरे पास वही है, लेकिन अब इनके दरमियान का डिस्टेंस मैंने क्या कर दिया, कम, और डिस्टेंस को मैं कर देता हूं हाफ। तो अब इनके दरमियान फोर्स क्या हो जाएगी, 4 times. फोर टाइम्स हो जाएगी, बिल्कुल। क्योंकि अगर डिस्टेंस को हम टू टाइम्स डिक्रीज कर रहे हैं तो जो फोर्स होगी वो फोर टाइम्स क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी, इनवर्स स्क्वायर लॉ। और लास्ट में अब मैं ये करता हूं कि इन मैसेस को मैं डबल कर देता हूं, और इनके दरमियान का जो डिस्टेंस है उसे भी मैं डबल कर देता हूं। अब मुझे बताएं फोर्स क्या हो जाएगी। And sir, same रहेगी. सेम रहेगी, बिल्कुल सही है। उसकी वजह क्या है, देखें, प्रोडक्ट भी इंक्रीज हो रहा है और जो आपका डिनोमिनेटर है वो भी इंक्रीज हो रहा है, और इक्वल अमाउंट में इंक्रीज हो रहा है। टू टू ज़ा फोर, यानी कि अगर मैं यहां लिखूं 2m, ये एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल कर देते हैं. बिल्कुल, 2m को मल्टीप्लाई करके क्या आ जाएगा, 4m स्क्वायर। और इसी तरीके से अगर मैं इस 2d का स्क्वायर लूं तो ये 2d का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 4d स्क्वायर। अब यहां पर अगर आप देखें इन दोनों को अगर डिवाइड करें तो ये कैंसिल होने के बाद एक्चुअली वही फॉर्म बना लेंगे ना, m² अपॉन d²। और m स्क्वायर को मैं इस तरह लिख सकता हूँ, mm/d²। तो ये जो m/d² बनाया है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट के साथ, ये फार्मूला किसका है, फोर्स का है। इसका मतलब यहां पर आपके पास जो फोर्स होगी वो क्या रहेगी, एफ रहेगी। क्लियर है यहां तक। Yes, sir. ठीक है। अच्छा, अब आते हैं हम, इसके अंदर आपकी एक एग्जाम्पल मौजूद है, एग्जाम्पल 15.1। और ये एग्जाम्पल देने का रीजन यहाँ पर यही था कि, अच्छा हाँ, एक चीज़ हमने मिस की है और वो चीज़ हमने यहाँ पे एक्सप्लेन करनी थी। वो ये है कि ग्रेविटेशनल फोर्स इज अ म्यूचुअल फोर्स। म्यूचुअल फोर्स किसे कहते हैं। जो हाँ, कि हमेशा एक ही फॉर्म में हो और चेंज ना हो. नहीं, म्यूचुअल फोर्स का मतलब ये है हर वो फोर्स जो थर्ड लॉ ऑफ मोशन को ओबे करेगी ना, उस फोर्स को हम म्यूचुअल फोर्स कहेंगे। ठीक है। जैसे हमने जब कूलम्स लॉ में पढ़ा कि एक चार्ज दूसरे पे फोर्स लगा रहा है तो दूसरा चार्ज भी तो उतनी फोर्स लगाता था ना। तो म्यूचुअल फोर्स का मतलब यह है कि ऐसी फोर्स जो दो बॉडीज में कॉमन हो। जैसे हम फेसबुक पे फ्रेंड्स की बात करते हैं ना, कि जो मेरे पास फ्रेंड है वो दूसरे के पास भी है तो हम कहते हैं वो म्यूचुअल फ्रेंड है। तो यहाँ पर भी ऐसी है।
अगर एक बॉडी 2m फोर्स लगा रही है एफ किस पर, दूसरी बॉडी पर, तो दूसरी बॉडी भी उतनी ही फोर्स लगाएगा किस पर, पहली पर। तो ये दोनों फोर्सेस क्योंकि कॉमन है इन दो बॉडीज के दरमियान में, तो इसी वजह से हम क्या कहते हैं, ये म्यूचुअल फोर्स है। तो ग्रेविटेशनल फोर्स इज अ म्यूचुअल फोर्स बिकॉज इट ओबे थर्ड लॉ ऑफ मोशन। थर्ड लॉ ऑफ मोशन, तो हर वो फोर्स जो थर्ड लॉ ऑफ मोशन को ओबे करती है उसे हम म्यूचुअल फोर्स कहते हैं। अब यहाँ पर ये किस तरह से म्यूचुअल फोर्स है, तो देखें जैसे मैंने अभी आपको बताया कि लेट से मेरे पास जो है वो एक बॉडी है जिसका मास है m, ठीक है। तो वो फोर्स अप्लाई कर रही है दूसरी बॉडी के ऊपर। ये मेरे पास एक बॉडी है, और इसी तरीके से ये मेरे पास है दूसरी बॉडी। अब ये बॉडी का मास कह देता हूँ m1, और इस बॉडी का मास मैं कह देता हूँ m2 है। इनके दरमियान में जो डिस्टेंस है वो हम कह देते हैं, डिस्टेंस है d। अब मैं यहाँ पे शो करता हूँ कि m1 और m2 के दरमियान में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, ठीक है। तो जब मैं कहता हूँ कि m1 m2 पर फोर्स लगा रहा है, तो वो m1 m2 पे जो फोर्स लगा रहा है उस फोर्स को मैं लिख देता हूँ F12। इसको 12 नहीं पढ़ते, 1 2, यानी कि फोर्स फ्रॉम 1 to 2, और उसके ऊपर हम एरो लगा देते हैं। एरो ये शो कर रहा है डायरेक्शन है फोर्स की। फिर जाहिर सी बात है कि M2 वाला थर्ड लॉ मोशन अगर है तो हर एक्शन का रिएक्शन होता है। अगर M1 वाला M2 पर फोर्स लगा रहा है तो रिएक्शन में M2 वाला M1 पर फोर्स लगाएगा। और उस फोर्स को अब हम किसके साथ लिखेंगे, नेगेटिव साइन के साथ। नेगेटिव साइन क्या शो कर रहा है कि विद Opposite रेफरेंस टू direction. F12 द डायरेक्शन विल बी ऑपोजिट। तो अगर आप देखें इस फोर्स को अगर मैं यहां पर लिखूं, F12 इज इक्वल्स टू -F21, तो क्या ये थर्ड लॉ मोशन नहीं है कि वो यही कहता है ना कि हर फोर्स का मैग्नीट्यूड तो सेम होगा लेकिन डायरेक्शन क्या होगी, ऑपोजिट। तो देखिए हम इस बात को लिखते हैं G m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। यही फोर्स है F12 के लिए। और जब मैं M21 लिखता हूं तो मैं कैसे लिखूंगा, G m2 m1 डिवाइडेड बाय r स्क्वायर। तो क्या इन दोनों का आंसर डिफरेंट आएगा? No, देखिए, sir. प्रोडक्ट के अंदर जो भी चीज हो ना वो हमेशा सेम देती है रिजल्ट। 1 2 3 आंसर आएगा 6, 3 2 1 आंसर आएगा 6। तो इसका मतलब ये हुआ कि अरेंजमेंट चेंज करने से फार्मूले में मैथमेटिकली इस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जो फर्क पड़ रहा है वो सिर्फ और सिर्फ किसका पड़ रहा है, डायरेक्शन का, कि डायरेक्शन क्या होगी, ऑपोजिट। तो इसका मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स इज अ म्यूचुअल फोर्स। क्यों? क्योंकि ये दोनों बॉडीज के दरमियान क्या है, कॉमन है, इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर मैसेस। अब मैस किसी एक का भी अगर इंक्रीज हो तो हम ये नहीं कहेंगे कि जिसका मैस बड़ा है वो ज्यादा फोर्स लगाएगा। अगर ऐसा होता तो यहाँ पर मैंने 3m जो लिया था, तो 3m की तरफ से तो ज्यादा फोर्स लगनी चाहिए थी। और अगर ऐसा ही होता तो हम जितनी फोर्स अपनी अर्थ पर लगाते हैं तो उतनी तो फोर्स अर्थ हम पे लगाता है। अगर मैथ्स के ऊपर ये बात डिपेंड करती तो फिर जितनी फोर्स हमने लगाई है उसके मुकाबले में अर्थ तो हम पर बहुत ज्यादा फोर्स लगाता है, लेकिन ऐसा नहीं होता। हमारा जितना वेट होता है उतनी ही रिएक्शन फोर्स हम पर अप्लाई हो रही होती है। इसी वजह से इसे हम कहते हैं कि ग्रेविटेशनल फोर्स इज अ म्यूचुअल फोर्स। ये बात क्लियर है? Yes, sir. चले, अब आते हैं हम इसकी एग्जाम्पल पे। और एग्जाम्पल करवाने का मकसद यही है कि जैसे एक हमारे पास एक बेसिक सा मिसकंसेप्शन है कि ग्रेविटेशनल फोर्स दो मैसेज के दरमियान में होती है। तो हमारे डेली लाइफ के अंदर हमें ये दो मैसेज के दरमियान की फोर्स नजर क्यों नहीं आती, उसका रीजन इस एग्जाम्पल के अंदर है। लिखा हुआ, टू बॉडीज ए एंड बी आर प्लेस एट अ डिस्टेंस। दो बॉडीज हैं ए और बी और उनके दरमियान का डिस्टेंस है 1 मीटर। ये आपके पास क्या गिवन है, आर, फ्रॉम ईच अदर। व्हाट विल बी द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन देम इफ देयर masses आर 45 kg। m1 ले लेते हैं 45 और m2 कितना है 50 kg। तो आपने फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कैलकुलेट करनी है, बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। तो इसके अंदर अगर हम इसको सॉल्व करें तो जो हमारा डेटा है वो डेटा ये Sir, कहता है M1 45। sir, आप जी जी। सर आपने इसको एज अ मिसकंसेप्शन क्यों कहा है? Isn't it true that the gravitational force is between two masses always? हाँ हाँ, लेकिन क्या हमें लेकिन रियल लाइफ में ऐसा होता है कि ये दोनों के दरमियान में अट्रैक्शन नजर आ रही होती है आपको? उसकी वैल्यू बहुत छोटी होती है इसलिए नहीं हाँ, होती है। बस यही यही रीजन है ना इसका, कि ये जो फोर्स होती है ना ये सिर्फ मैसिव ऑब्जेक्ट पर ऑब्जर्वेबल है।
जो कि हमारे स्टार्स हैं। अब स्टार्स के अंदर आप देखें कि हमारी जो अर्थ है वो सन के अबाउट क्यों मूव कर रही है, तो ये इसका एविडेंस है ना, क्योंकि मैसिव ऑब्जेक्ट पर ग्रेविटेशनल फोर्स एप्लीकेबल है और वो आपको जो है वो ऑब्जर्वेबल भी है। ठीक है, लेकिन जब हम इसको स्मॉलर लेवल पर लेते हैं तो ये स्मॉलर लेवल पे इतनी कम है कि इसको हम निगलेक्ट कर देते हैं। ठीक है ना। तो यहाँ पर जब हम इसका फार्मूला लिखते हैं तो वो फार्मूला m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। अब इसमें ये क्वेश्चन है कि कितने मैसिव ऑब्जेक्ट तक जाकर हम इसको ऑब्जर्व कर सकेंगे, तो इसका क्या आंसर होगा। तो हमने कहा ना मैसिव ऑब्जेक्ट की भी तो कोई लिमिट होगी ना, या हम ये कहें कि भाई इतना अगर मैसिव होगा तो फिर आपको ये ऑब्जर्व किया जा सकता है। तो देखें उसके लिए आसान सा आंसर ये है कि जब आप इसे कैलकुलेट करते हैं ना तो आपका आंसर जो होता है वो एक्सपोनेंट माइनस की रेंज में आता है। लेट से इसको अगर मैं सॉल्व करूं तो ये एक्सपोनेंट -7 न्यूटन की फॉर्म में आएगा और एग्जैक्ट आंसर 1.5 है। ठीक है। अगर दो मैसेज का जो प्रोडक्ट है वो इस एक्सपोनेंट -11 को क्या कर दे, पॉजिटिव में कन्वर्ट कर देना, तो उन दो मैसेज के दरमियान ये फोर्स ऑब्जर्वेबल हो जाएगी। ठीक है ना। लेकिन अगर इन दो मैसेज का प्रोडक्ट इस एक्सपोनेंट की माइनस की जो आपके पास फॉर्म है उसको पॉजिटिव में नहीं कन्वर्ट करता, फिर आपको इनके दरमियान की फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑब्जर्व नहीं होगी और आपको लगेगा ये तो निग्लिजिबल है, क्योंकि देखिए एक्सपोनेंट -7 का क्या मतलब है कि कितनी आपके पास स्मॉल वो फोर्स है कि इसे आप ऑब्जर्व नहीं कर सकते। क्लियर है। Yes, sir. अच्छा, फिर इसका असाइनमेंट है और इस असाइनमेंट के अंदर यही है कि जो मास ऑफ अर्थ है वो 6 एक्सपोनेंट 24 kg है। और मून का अब देखें इसके अंदर जो आपके एक्सपोनेंट्स गिवन है वो एक्सपोनेंट 24 और एक्सपोनेंट 22, क्या इन दोनों का प्रोडक्ट एक्सपोनेंट -11 को खत्म नहीं कर देगा। हाँ। Yes, sir. अब यहां पर जाकर आपके पास जो फोर्स होगी वो ऐसी होगी कि जो ऑब्जर्वेबल होगी। तो मैं जल्दी से इसको कर लेता हूँ, 1 मिनट हमारे पास है। तो यहां पर आपके पास ग्रेविटेशनल फोर्स डायरेक्टली हम पुट करते हैं 6.67 एक्सपोनेंट -11। जो मास है अर्थ का वो है 6 एक्सपोनेंट 24 kg। और जो मास है मून का वो है 7.4 एक्सपोनेंट 22 kg। और इनके दरमियान में डिस्टेंस जो उन्होंने लिया हुआ है वो है एक्सपोनेंट 5 की फॉर्म में, 3.84 एक्सपोनेंट 5। और ये है आपके पास स्क्वायर। तो जब आप इसे सॉल्व करते हैं तो आपके पास जो ग्रेविटेशनल फोर्स आती है मून और अर्थ के दरमियान में वो फोर्स है 2 एक्सपोनेंट 20 न्यूटन। अब आप देख लें क्योंकि ये पावर अब पॉजिटिव के अंदर आ गई है तो इसी वजह से आपको अर्थ और मून के दरमियान में क्या होता है, एक फोर्स ऑफ ग्रेविटी ऑब्जर्व होती है कि भाई इसी वजह से ये हमारा मून जो है वो हमारी अर्थ के अराउंड क्या कर रहा है, रिवॉल्व कर रहा है। क्लियर है। जी, कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें। Sir, इसमें second question है, why do we say that law of gravitation is a universal law? हाँ, उसकी वजह ये है कि जो हमारे पास यूनिवर्सल, इसको यूनिवर्सल इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये तमाम बॉडीज पर और हर जगह पर, यूनिवर्स में हर जगह पर एप्लीकेबल है, इसी वजह से इसे यूनिवर्सल कहा जाता है। ठीक है ना, ये हर Okay, sir. ऑब्जेक्ट के लिए और हर जगह पर साइज लोकेशन से कोई फर्क नहीं पड़ता, इसी वजह से इसे हम क्या कहते हैं, ये यूनिवर्सल